तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीवाणु में प्रजनन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। दोस्तों जीवाणु में प्रजनन का जो पहला प्रकार है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम वर्धी प्रजनन के पहले प्रकार को समझ लेते हैं, मुकुलन। वर्धी मतलब होता है कि कुछ द्विखंडन द्वारा या कलिका के द्वारा उत्पन्न हो जाना, उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो वर्धी प्रजनन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है मुकुलन मतलब बर्डिंग, मतलब एक प्रकार का कलिका बन जाता है, उससे नए जीवाणु का उत्पादित हो जाना है ना। तो वो नया जीवाणु कैसे बनता है उसको अब डिटेल में समझते हैं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जो जीवाणु होता है ना, जो मुकुलन विधि द्वारा जो उत्पन्न मुकुलन विधि द्वारा जो उत्पन्न करेगा, वो जीवाणु जो होता है पहले बड़े आकार का हो जाता है, खा पी के बढ़िया सा मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे कि ये जीवाणु है, अब ये जीवाणु क्या करेगा, पहले खा पी के बढ़िया सा ये मोटा हो गया है अब, है ना। अब ये क्या करेगा कि एक समय आएगा उसमें वो धीरे से एक कलिका बनाएगा। क्या बनाएगा, एक कलिका संरचना बनाएगा। ठीक है, ये जो मुकुलन विधि है ना, उसमें दो जो शब्द है उसका बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है पैतृक कोशिका और दूसरा है संकीर्णन। अगर ये दोनों का अगर आप समझ गए ना तो पूरा विधि आप समझ जाओगे। पैतृक कोशिका अर्थ, पैतृक से मतलब जो पितर होते हैं वो ऐसे आप समझ सकते हैं ना। पितर मतलब पीढ़ी के, है ना। तो पहला पीढ़ी के कौन है, ये है मोटा, और दूसरा पीढ़ी कौन है, ये आने वाला पीढ़ी ये है। तो पैतृक कोशिका मतलब पीढ़ी की कोशिका से, है ना। तो पैतृक कोशिका से क्या हो जाएगा, वो संकीर्णन करके अलग हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, देखिए समझिए। तो ये जो जीवाणु है ये बड़ा हो गया। अब ये क्या करेगा कि यहाँ ये धीरे धीरे ना बड़ा होता जाएगा, और धीरे से जीव द्रव्य और अलग अलग मतलब जो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इनसे अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। और यहाँ पास एक संकीर्णन होगा, ठीक है। अब उस संकीर्णन से ना, ये संकीर्णन मतलब होता है दबाव। ठीक है, संकीर्णन मतलब होता है दबाव। तो उस दबाव से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देख हो गया, ये अलग हो गया, ये देख बस हो गया। अब नए जीवाणु का उत्पादित हो गया। फिर ये जीवाणु फिर बड़ा होगा, फिर उसके बाद कलिका बनाएगा, फिर उसके बाद अलग मतलब नया जीवाणु के उत्पादित हो जाएगा, है ना। तो ये प्रक्रिया कैसे चलती रहेगी, तो इसी को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। ठीक, वर्धी प्रजनन का दो भाग होते हैं, मुकुलन और द्विखंडन। तो मुकुलन को तो हमने देख लिया, अब द्विखंडन को समझते हैं। जो द्विखंडन में है तो उसमें दो शब्द हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनुकूलन और संकीर्णन। संकीर्णन मतलब मैंने बता दिया है आपको, दबाव होता है। क्या होता है, दबाव, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जीवाणु होता है वह बड़ा हो जाता है, जैसे मुकुलन में हो रहा था ना बड़ा, उसी प्रकार इसमें भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें कलिका नहीं बनाएगा, द्विखंडन में कलिका नहीं बनेगा, सीधा डायरेक्ट अलग होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब वो बड़ा आकार ले लेगा, मतलब जो जीवाणु है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, पोषण प्राप्त करके वो खा पी के बढ़िया सा मोटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब वो क्या करेगा कि धीरे धीरे विभाजित होना प्रारंभ हो जाए, और फिर उसके बाद उसके अंदर के जो आनुवंशिक पदार्थ है वो भी धीरे धीरे बंटने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि मतलब धीरे धीरे वो उसमें पैक्टिन और सेल्यूलोज का एक लेयर मतलब जमते जाएगा। तो इसमें ना पैक्टिन और सेल्यूलोज नामक एक मतलब पदार्थ होता है, वो पदार्थ धीरे धीरे इसमें चढ़ते जाएगा। क्या करेगा, चढ़ते जाएगा, और क्या बनाएगा, कोशिका भित्ति। क्या बनाएगा, कोशिका भित्ति। अब जब ये कोशिका भित्ति धीरे धीरे बनाएगा ना, तो ऑटोमेटिक ये क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ये चेप्टा होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, संकीर्णन हो रहा है कि नहीं। धीरे धीरे दबाव होगा, दबाव के साथ साथ क्या होगा, मतलब दबाव के साथ साथ ये अलग होता जाएगा, और फिर एक समय आएगा कि पूरा ये अलग हो जाएगा, और जो कोशिका है वह दो भागों में बट जाएगा। मतलब जो जीवाणु है वो भी दो भाग में इसी प्रकार बट जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आपको दो जो शब्द हैं उसको याद रखना है, अनुकूलन और संकीर्णन। तो ये जो किस परिस्थिति में मतलब ये होगा द्विखंडन, तो आपको याद रखना है अनुकूल परिस्थिति में होगा, अनुकूलन परिस्थिति में होगा। ठीक है, और संकीर्णन के कारण यह अलग हो रहा है ना। तो और कोशिका भित्ति का निर्माण कौन से पदार्थ से होगा, तो वो है पैक्टिन और सेल्यूलोज। इसको आपको याद रखना है। पैक्टिन और सेल्यूलोज नहीं लिखा हूँ तो ठीक है, लिख देता हूँ।
अब इसमें जो फैक्ट है उसको समझिए। ये अगर अनुकूल परिस्थिति है, हर समय तो अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा, प्रतिकूल परिस्थिति भी होगा, है कि नहीं। लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति है तो यह हर 20 मिनट में द्विखंडित करेगा। क्या करेगा? हर 20 मिनट में द्विखंडन करेगा। ये जीवाणु रुकेगा नहीं, हर 20 मिनट में क्या करेगा? द्विखंडन करेगा, है कि नहीं। और फिर उसके बाद अब एक और अमेजिंग फैक्ट सुनिए, इसमें एक और अमेजिंग जानकारी है। क्या कि हर 12 घंटे में अगर अनुकूल परिस्थिति एकदम ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि 12 घंटे में, हर 12 घंटे में 1,67,77,216 कोशिका का निर्माण होगा। मतलब इतना जीवाणु का निर्माण हो जाएगा। अब सोचिए, लेकिन हर समय अनुकूल परिस्थिति नहीं रहता है, जब रहता है ना तब इतना मतलब कोशिका या जीवाणु कह सकते हैं उसका निर्माण होता है। दोस्तों, जीवाणु में प्रजनन का जो दूसरा भाग है अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, अंतः बीजाणु द्वारा और चल बीजाणु द्वारा, है ना। तो अंतः बीजाणु को समझते हैं सबसे पहले, है कि नहीं। तो अंतः बीजाणु में क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति होती है और अनुकूल परिस्थिति होती है। ये जो शब्द हैं उसको आपको दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। और इसका जो जीवाणु होता है, अंतः बीजाणु करने वाले जो जीवाणु होते हैं, कोशिका होती है, वह 4 भागों का बना होता है। एक्सोस्पोरियम, बीजाणु कवच, बीजाणु भित्ति और कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो अंतः बीजाणु करने की जो क्षमता होती है वो कौन सी जीवाणु में पाई जाती है। तो अंतः बीजाणु करने की जो क्षमता होती है वह ग्राम ऋणात्मक जीवाणु जैसे बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम में होती है। क्लास्ट्रीडियम, ठीक है ना। अंतः बीजाणु मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अंतः बीजाणु मतलब जीवाणु के अंदर में एक बीजाणु जैसी संरचना बन जाता है, ऐसा। अब वो कैसे बनता है? देखिए, जो जीवाणु होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं। आप जानते होंगे जीवाणु जो होता है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ये कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य, है कि नहीं। इमेजिन करते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। ये जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य। अब वो जो जीव द्रव्य होता है उसमें जल की कमी होने लगती है। प्रतिकूल परिस्थिति जब आएगा ना तो उसमें जल का कमी हो जाएगा। जल का जब कमी हो जाएगा ना तो वो सभी जीव द्रव्य एक साथ इकट्ठा होकर बीच में आके जम जाएंगे, ठीक है। अब वो जम जाएंगे ना तो पूरा जो क्षेत्र होगा वह कठोर आवरण का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कठोर आवरण का, ठीक है। अब जो कठोर आवरण है ना वो बन गया। अब उसमें जो क्षमता होती है वह 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को झेलने की क्षमता होती है और रासायनिक प्रतिरोधी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब रासायनिक जो हानिकारक मतलब पदार्थ होते हैं ना उनसे भी बचने की उनमें क्षमता पाई जाती है, ठीक है। मतलब क्षमता मतलब डेवलप हो जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि वो मतलब धीरे से जब अनुकूल परिस्थिति आएगा ना, मतलब देखेगा ना वातावरण को, अरे हाँ मेरे मतलब बाहर निकलने का मतलब आ गया है, अब वक्त हो गया है कि मैंने बाहर निकलने का। अब ऐसे करके ना तो प्रतिकूल परिस्थिति से जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो धीरे से मतलब फट जाएगा और धीरे से बाहर निकल जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि इससे नए बीजाणु से जीवाणु का निर्माण हुआ। एक ही जीवाणु से सिर्फ एक ही जीवाणु का निर्माण हुआ, एक जीवाणु से सिर्फ एक जीवाणु का निर्माण हुआ, है ना। इसलिए इनको बिना विभाजन के प्रजनन कहा गया। डुबोस ने क्या कहा? बिना विभाजन का प्रजनन कहा। इसका याद करने का ट्रिक एकदम बढ़िया सा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है एक, है ना, एक बीजाणु कवच भित्ति कॉर्टेक्स का बना, एक बीजाणु कवच भित्ति कॉर्टेक्स का बना, बस इतना याद रखना है आपको। और इतना दिमाग में रखना है कि बीजाणु जो है वह दो होगा, है ना। तो एक बीजाणु कवच भित्ति कॉर्टेक्स का बना, ऐसा आप याद रख सकते हैं। मस्त बढ़िया सा ट्रिक है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं तो अपना भी दिमाग लगा के इसको याद रखने का ट्रिक बना सकते हैं, है कि नहीं। पहला अंतः बीजाणु द्वारा जो प्रजनन है उसको तो पढ़ लिया है ही नहीं। अब चल बीजाणु द्वारा समझते हैं। तो चल बीजाणु कुछ नहीं है, जैसा इसमें हुआ है वैसा ही इसमें होगा, है ना। कौन से वाले जीवाणु में होगा? तो राइजोबियम नामक एक जीवाणु में होगा। ये इसको आपको याद रखना है। जस्ट जैसा इसमें हुआ है वैसा ही होगा। बस चल बीजाणु ऐसा है कि इसमें जो जीवाणु होते हैं वो चल फिर सकते हैं, मतलब गति करके इसका निर्माण करते हैं, नए जीवाणु का निर्माण करते हैं, बस। देखिए, लैंगिक प्रजनन में जो पहला भाग है संयुग्मन, उसको समझिए। इसमें जो संयुग्मन करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनमें 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था में वो जीवाणु होगा नर, मतलब F+ जीवाणु। दिमाग में पहले छापते जाइए, फिर उसके बाद मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो पहला है नर
ठीक है, नर F+ जिसमें पीली पाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा है मादा F- जिसमें पीली नहीं पाया जाएगा। देखिए जो पीली होता है प से प्लाज्मिड याद रखना है। तो पीली जो होता है वह प्लाज्मिड की जिसमें उपस्थित होती है, जिस जीवाणु में प्लाज्मिड पाई जाती है उसमें पीली पाया जाएगा, जिसमें नहीं पाई जाती उसमें नहीं पाया जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो ना। तो महत्वपूर्ण शब्द पर गौर कीजिए। संयुग्मन नलिका, क्या? संयुग्मन नलिका। संयुग्मन नलिका महत्वपूर्ण है, अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको समझाते समझाते। दूसरा है डीएनए स्ट्रैंड और खोज करता है लैडरबर्ग एवं टॉटम 1964। ई कोलाई नामक एक जीवाणु होता है जिसमें यह प्रक्रिया पाई जाती है संयुग्मन की। अब ये संयुग्मन की प्रक्रिया होती कैसे है उसको समझते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये F+ और F- दोनों जीवाणु आपस में संयुग्मन करेंगे, ठीक है, आपस में पास आ जाएंगे, ठीक है, और किसकी सहायता से जुड़ेंगे? तो ये पीली की सहायता से जुड़ेंगे, पीली की सहायता से, जो किस में पाया जाता है? F+ में पाया जाता है, ठीक है, F+ में पाया जाता है पीली, ठीक है, उसकी सहायता से जुड़ेंगे। वह धीरे धीरे यहाँ पर संयुग्मन नलिका का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। अब जैसे कि ये दो जीवाणु हैं, ये है F+ है ना, और ये है F-। अब इन दोनों में संयुग्मन नलिका का निर्माण हो गया है, समझिए। अब इसमें डीएनए पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा, ठीक है, इसमें डीएनए पाया जाएगा। इसमें जो डीएनए पाया जाएगा वो टूटकर एक स्टैंड जो है इस नलिका की सहायता से इसमें पहुंच जाएगा, किसमें? F1 में मादा वाले जीवाणु में, ठीक है, इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें पहुंच जाएगा तो सिर्फ एक ही स्टैंड रहेगा, है कि नहीं, एक ही स्टैंड रहेगा। और इसमें भी जब जब इसको दे दिया तो इसमें भी कितना स्टैंड बचेगा? एक ही स्टैंड बचेगा, है कि नहीं। अब इनमें क्या होगा? प्रतिवलन। तो जब प्रतिवलन होगा तो इसमें भी एक मतलब नया डीएनए का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी प्रतिवलन होगा। तो अब क्योंकि इसमें भी चला गया है कि नहीं, एक स्टैंड इसमें भी चला गया है, तो ये जो स्टैंड है वह प्रतिवलन करके पूरा एक डीएनए का निर्माण कर लेगा, ठीक है। अब दोनों में डीएनए हो गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि F+ जो कोशिका है इसका जो डीएनए जब इसमें चला गया तो ये भी F+ हो जाएगा। अब मतलब जो मादा F- जो कोशिका है, F- जो जीवाणु है वो भी F+ हो जाएगा। अब प्रतिवलन की सहायता से इसमें भी नया डीएनए बन गया, इसमें भी नया डीएनए बन गया, और दोनों में डीएनए जब बन गया तो जो F- है वो भी F+ के भांति व्यवहार करने लग गया, ठीक है। तो इसी प्रकार यह क्रम चलते जाता है, तो इसे संयुग्मन कहते हैं। दोस्तों अब दूसरे प्रकार को समझते हैं, रूपांतरण। लैंगिक प्रजनन का दूसरा प्रकार है रूपांतरण, है ना। तो रूपांतरण जो होता है उनके खोजकर्ता है ग्रिफिथ। कौन है? ग्रिफिथ, ठीक है। और उनके अलावा बाद में जो सिद्धांत और अच्छे से दिए इसी में, वो हैं एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। अब इनमें जो विधि होती है उसको समझते हैं। ये रूपांतरण विधि जो है ना वह प्रायोगिक परिस्थितियों में होता है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ प्रयोग के लिए ही यूज़ किया जाता है इस विधि का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रिफिथ है ना, उन्होंने चूहे लिए। क्या लिए? चूहे। डिप्लोकोकस निमोनी को इंजेक्ट किए। डिप्लोकोकस निमोनी जो होता है वह निमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है। ये जो आर है ना, आर मतलब होता है खुरदुरा। जो डिप्लोकोकस निमोनी होता है वह असंक्रामक होता है, मतलब वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा। जो खुरदुरा वाला होगा ना वो उत्पन्न नहीं करेगा, तो खुरदुरा को क्या बोल देते हैं हम? आर बोल देते हैं, ठीक है। और जो संक्रामक करता है मतलब एस, डिप्लोकोकस निमोनी होता है, जो चिकना होता है वह संक्रमण उत्पन्न कर दे, मतलब निमोनिया रोग को उत्पन्न कर देगा, ठीक है। सबसे पहले मतलब खुरदुरा वाला डिप्लोकोकस निमोनी लिया, फिर उसके बाद चिकना वाला डिप्लोकोकस निमोनी लिया, ठीक है। जब खुरदुरे वाले जो डिप्लोकोकस निमोनी है उसको जब चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा, क्योंकि वो असंक्रामक है, तो क्यों मरेगा, है कि नहीं। अब उसी को उन्होंने क्या किया कि संक्रामक वाले को, मतलब जो एस वाले हैं उसको, अब फिर उसके बाद दूसरे चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, चिकनी वाले को क्या किए 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया,
तो चिकने वाले जो जीवाणु हैं वो मर गए 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। अब जो मरे हुए जो जीवाणु हैं डिप्लोकोकस निमोनिया जो मर गए हैं उसको चूहे पर इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं चूहा भी बना लेता हूँ, ये चूहा बन गया। ठीक है, सबसे लास्ट वाला बता रहा हूँ। अब इसी में ना 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जो एस वाला है ना वो भी है, उसको भी इंजेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद इसी चूहे में आर वाले को भी इंजेक्ट किया। ठीक है, आर वाले को मतलब रज वाले को, खुरदुरे वाले जीवाणु को इसमें इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब दोनों को इंजेक्ट किया ना तो देखा कि चूहा मर गया। चूहा भैया क्या हो गया, मर गया। अब कैसे मरा इनको ये पता नहीं लगा पाए। अब 3 वैज्ञानिक आए, एवरी, मैक्लियॉड और मैककार्टी। ठीक है, इन्होंने पता लगाया कि जो एस वाले जो डीएनए हैं, जो मतलब जो जीवाणु हैं वो मर तो गए थे लेकिन उनमें डीएनए था। एस वाले डीएनए जो है वह आर वाले डीएनए में घुस गया। ठीक है, जिससे मतलब उससे मिल गया एक प्रकार से समझिए। तो आर वाले जीवाणु से जब मिला तो आर वाले जीवाणु भी संक्रामक हो गए। अब संक्रामक से क्या हो गए, संक्रामक हो गए, जिससे उस चूहे की मृत्यु हो गई। दोस्तों लैंगिक प्रजनन का सबसे आखिरी पड़ाव आ गया है। पारक्रमण मतलब आक्रमण, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विधि है वह जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी कहें या बैक्टीरियोफेज एक ही बात है। ठीक है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज इसमें डीएनए का स्थानांतरण करता है। ठीक है, और इनकी जो खोज करता है वह जिंडरबर्ग और लेडरबर्ग है। कौन, जिंडरबर्ग और लेडरबर्ग, 1952। महत्वपूर्ण शब्द में प्रोटीन है। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी, दोनों ही एक ही है, बराबर है, एकदम सिमिलर ही है। अब क्या होता है इसमें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जीवाणु भोजी, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये एक प्रकार का जीवाणु भोजी मतलब ये जीवाणु में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो डीएनए है वह मतलब जीवाणु के अंदर में घुस जाएगा। ठीक है, अब ये इंजेक्ट हो जाएगा तो ये जो डीएनए है जब इसके साथ मिलेगा ना तो वह द्विखंड मतलब वो बहुत सारे छोटे छोटे भाग में तोड़ देगा। जब ये टूट जाएगा ना तो क्या होगा कि इसमें अब इसी के समान जीवाणु बनने चालू हो जाएंगे और फाड़ के क्या हो जाएगा, इसमें ये बाहर निकल जाएंगे। ये छोटे छोटे जीवाणु जो हैं बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो इंजेक्ट किया है तो जीवाणु के अंदर भी तो डीएनए था ना, तो उसका भी डीएनए इसके साथ मिक्स हो जाता है, संलग्न हो जाता है। ठीक है ना, मिक्स हो जाता है। तो इसमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ये स्थानांतरण करते हैं डीएनए का। ठीक है, तो ये पारक्रमण विधि है, बस और कुछ नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने भाई बंधुओं के साथ उसको समझाइए, और हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों।